Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to teach you 5th chapter of class 6th history which is NCERT. तो इसका टाइटल हो जाता है What Books and Burials Tells Us, यानी कि जो पुरानी किताबें और खबरें होती हैं वो हमें क्या बताती हैं। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स से स्टार्ट करूँगी, मैरी इन द लाइब्रेरी, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इससे लिंक करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो टीचर सारे बच्चों को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी जा रहे होते हैं। तो जैसे ही मैरी लाइब्रेरी में जाकर अपना पैर अंदर रखती है तो वो देखती है कि जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लासरूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे शेल्व्स रखे होते हैं जो कि किताबों से भरी होती हैं। एक कॉर्नर में उसकी निगाह एक कपबोर्ड पे पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी है क्योंकि उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तो ऐसा करते हुए देखकर उसका टीचर उसे कहता है कि ये कपबोर्ड जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बुक्स हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर लिखी गई हैं। तो वो आगे उससे पूछता है, क्या तुमने वेदास के बारे में सुना है? वो वेदास क्या है? तभी मैरी सोच में पड़ जाती है कि ये वेदास आखिर क्या है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो वेदा जो है वो हमारी दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी किताबों में से एक है। तुमने कभी ना कभी वेदास के बारे में सुना होगा। ये टोटल 4 हैं। सबसे पहला आता है हमारा द ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट आता है अथर्ववेद। तो इन सारे वेदास में सबसे ज़्यादा जो ओल्ड हैं वो है हमारा ऋग्वेद, जो कि लगभग 3500 साल पहले लिखी गई थी। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्त और वेल सेड। और ये जो हमारा ऋग्वेद है उसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा हिम्स हैं जो कि सुक्त कहलाती हैं। सुक्त का मतलब होता है वेल सेड, यानी कि सारी सही कही गई बातें। These hymns are in praise of various gods and goddesses। और ये हमारी जितनी भी hymns इसमें लिखी गई हैं वो सारे अलग अलग देवी देवताओं के बारे में लिखी गई हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जितने भी रिलीजन है उसमें एक गॉड से ज़्यादा को वर्शिप करते हैं, यानी एक से ज़्यादा देवी देवताओं को माना जाता है। तो इसलिए पुराने टाइम पे जब ये वेदास लिखी गई थी तो उसमें अलग अलग गॉड के लिए अलग अलग प्रेयर लिखी गई थी। और उन गॉड्स में से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो इम्पोर्टेंट गॉड हमारा आ जाता है अग्नि। अग्नि हमारा द गॉड ऑफ फायर है, यानी आग का गॉड है। और जो दूसरा है हमारा इंद्र है, वो हमारा वॉरियर गॉड है, यानी कि वो एक योद्धा है जो कि लड़कर दूसरे लोगों को बचाता है। तीसरा हमारा आ जाता है सोम। सोम जो है वो एक प्लांट है जिसके इस्तेमाल से एक स्पेशल टाइप का ड्रिंक बनाया जाता है जिसको पीते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो हिम्स हैं उसको लिखते कौन थे? तो ये हिम्स जो है मेनली सेजेस यानी कि ऋषि के द्वारा लिखी जाती थी और प्रीस्ट इन सारे हिम्स को बच्चों को पढ़ना सिखाते थे और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली एक एक वर्ड और एक एक लाइन उनको याद करवाया करते थे। और इनमें से ज़्यादातर हिम्स जो हैं वो आदमियों द्वारा लिखी गई थी और आदमी ही उसे पढ़ाया करते थे, लेकिन कुछ हिम्स ऐसे भी हैं जो औरतों ने भी लिखी थी। द ऋग्वेदा इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन योर स्कूल दीज डेज। और ये हमारा ऋग्वेदा वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था और ये जो हमारा संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत था, जो कि आजकल जो संस्कृत स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो उससे काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत और दूसरे लैंग्वेजेस। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नॉन एज इंडो यूरोपियन। जो हमारा लैंग्वेज संस्कृत है वो पूरे एक लैंग्वेजेस की फैमिली में से ही है जिसको इंडो यूरोपियन कहते हैं। दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि आसामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंध, ये भी इन्हीं यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, ये सारे के सारे ही इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैव वर्ड्स इन कॉमन। और ये फैमिली इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन सारे लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि हम मातृ ले लेते हैं, ये एक संस्कृत वर्ड है और हिंदी में माँ कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर। तो माँ तीनों में कॉमन आ गया, इसलिए इसको एक ही फैमिली से कहा जाता है। और जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो दूसरे फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, उस साइड में जितनी भी लैंग्वेजेस वो लोग यूज़ करते हैं वो हमारा
टाइबेटो बर्मन फैमिली से बिलोंग करता है। इसके साथ ही हमारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, यानी ये जो अभी मैं लैंग्वेजेस बोल रही हूँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये साउथ इंडिया साइड में है, तो ये सारे द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही जो दूसरे और लैंग्वेजेस हैं लाइक हमारा झारखंड में बोलते हैं और दूसरे सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में बोले जाते हैं, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के फैमिली को याद रखना है। पहला हमारा आ जाता है इंडो यूरोपियन, दूसरा हमारा आ जाता है टाइबेटो बर्मन फैमिली, उसके अलावा हमारा आ जाता है द्रविडियन फैमिली और हमारा लास्ट में आ जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। अब क्योंकि हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ रहे थे तो ये याद रखने वाली बात आ जाती है कि आज के टाइम पे जो भी किताबें हम पढ़ते हैं वो रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में होती है, क्योंकि आजकल प्रिंटिंग मशीन है। लेकिन ये वेदास जब लिखी गई थी तो ये बहुत पुराने टाइम की बात है, तो उस टाइम पे कोई भी प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करता था, तो इसलिए ये ऋग्वेदा वो सिर्फ और सिर्फ रिसाइट करते थे। जैसे कि ओरली हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, इसी तरीके से वो इनको याद कर लेते थे और इसको सुनाया करते थे और दूसरे लोग इनको सुना करते थे। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज, और जब ये पहली बार कंपोज की गई थी इसके लगभग कई सेंचुरीज बाद इसको लिखा गया और लगभग सिर्फ और सिर्फ 200 साल पहले ही इसको प्रिंट किया गया है। फिर ये हमारा टॉपिक आ जाता है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, यानी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो ऋग्वेदा को किस तरीके से पढ़ा करते थे। तो हमारे हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कई बार वो इन चीज़ों की पता करने के लिए दूसरे मटेरियल रिमेन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक बुक्स वगैरह को भी वो पढ़ा करते हैं जिससे कि उनको पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए। दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल, तो इसीलिए उन लोगों ने ऋग्वेदा को भी पढ़ा था। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, तो चलो देखते हैं कि वो ऋग्वेदा किस तरीके से पढ़ते हैं। ऋग्वेदा में बहुत सारे हाइम्स जो हैं वो डायलॉग की फॉर्म्स में लिखे गए हैं, लाइक दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, एक कुछ पूछता है और दूसरा आंसर करता है, तो वो एक तरीके से डायलॉग होता है। तो इसी तरीके से कुछ हाइम्स जो है लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम एक ऋषि विश्वामित्र और दो नदियाँ ब्यास और सतलज के बीच में जो बातचीत हुई हैं उनको ये बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विश्वामित्र ऋषि रिवर से क्या बातचीत करता है वो हम यहाँ देखेंगे। विश्वामित्र कहता है रिवर से, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काब्स। तो विश्वामित्र नदियों से कहता है नदियाँ अपने बछड़ों को लिक करती हुई, यानी अपनी बछड़ों को चाटती हुई और चमकती हुई गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की तरह तुम पहाड़ों से बहती हुई नीचे की तरफ आओ। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। You are full of water and wish to unite with one another। इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करती हुई तुम सागर की तरफ बह रही हो, तुम जल से पूरी तरह भरी हुई हो और इस तरह से मिल जाना चाहती हो। तभी इसके आंसर में नदी उसको रिप्लाई करती है, We who are full of water move along the path the gods have made for us। तभी नदी आंसर करती है, जल से भरी हुई हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रेयर क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र कहता है, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स। तो वो उससे कहता है, सिस्टर्स तुम मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबोव आर एक्सल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। और तुम अपने पानी को हमारे चैरियट से ऊपर ना उठाओ ताकि हम सेफली क्रॉस कर सकें। तो रिवर रिप्लाई करती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। ठीक है, हम तुम्हारे प्रेयर को सुन लेंगे, इससे तुम नदी को आराम से क्रॉस कर सकोगे। तो हिस्टोरियंस इससे कहते हैं कि ये हाइम्स वहाँ पर लिखी गई होंगी जिन इलाके में ये दो नदियाँ सतलुज और ब्यास बहती होंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उस टाइम की सोसाइटी में हॉर्सेस और काउज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता होगा, इसीलिए इन दोनों जानवरों की यहाँ पर ऊपर बात की गई है। कैटल्स, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स है ऋग्वेदा में जिसमें कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस की बात की गई है। हॉर्सेस को उस टाइम पे चैरियट की तरह यूज़ किया जाता था और उसको बैटल में भी इस्तेमाल किया जाता था। और इतना ही नहीं, इन हॉर्सेस का इस्तेमाल दूसरे कैटल को कैप्चर करने के लिए भी किया जाता था। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप दैट राइपन क्विकली। कई बार लड़ाइयाँ ज़मीनों के लिए भी लड़ी जाती थी, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, वहाँ पर पास्चर लैंड्स होते थे। और दूसरी जो चीज़ है,
वहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी हुआ करती थी जिसमें कई अनाज को उगाया जा सकता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ पानी और दूसरे लोगों को कैप्चर करके बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, और उस लड़ाई में जो भी वेल्थ उन लोगों को प्राप्त होता था उनमें से ज़्यादातर जो है लीडर्स रख लेते थे और बाकी हिस्सा प्रीस्ट को दे दिया जाता था, और बाकी उनमें से जितना भी हिस्सा बच जाया करता था वो दूसरे लोगों को बांट दिया जाता था। इन वेल्थ का इस्तेमाल दूसरे सैक्रिफाइसेस और यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए भी किया जाता था। मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दिस वॉर्स, और ज़्यादातर इन लड़ाइयों में आदमी हिस्सा लिया करते थे, और बहुत बार ये सारे लोग इकट्ठे होकर इन सारी लड़ाइयों के बारे में डिस्कस भी करते थे और उन्हें सुलझाया भी करते थे। वो लोग हमेशा ऐसे ही लीडर को चूज़ किया करते थे जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर्स होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी अलग अलग तरह के लोगों के लिए कैसे वर्ड्स के इस्तेमाल किए जाते थे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, यानी उस टाइम पे जो लोग होते थे वहाँ पे कई तरीके होते थे जिस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। पहला तो ये कि वो किस तरीके के काम करते थे, किस तरीके की लैंग्वेज को बोलते थे, और वो किस तरीके की जगह से बिलोंग करते थे। देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, और उनकी फैमिली और उनकी कम्युनिटीज़ और उनका जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते थे, यानी जो उनकी संस्कृति होती थी उसके आधार पे भी वे लोगों को डिस्क्राइब किया करते थे। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। चलो अब हम देखते हैं कि ऋग्वेदा में किस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए गए थे कुछ पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। There are two groups who are described in terms of their work. तो ऋग्वेदा में दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया है on the basis of their work. पहला तो आ जाता है हमारा प्रीस्ट्स। अब प्रीस्ट्स क्या होते थे, इनको ब्राह्मण्स भी कहते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स को परफॉर्म किया करते थे, यानी पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। और दूसरा जो हमारा आ जाता है वो आते हैं हमारे राजाज। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर, और ये राजाज बिल्कुल भी उस तरीके के नहीं होते थे जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है, बल्कि इन राजाओं का तो कोई कैपिटल भी नहीं होता था, और डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ना ही वो किसी तरीके के टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। इसके बाद दो वर्ड्स ऐसे होते थे जो किसी भी इंसान और पूरी कम्युनिटी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वन वॉज द वर्ड जना विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। तो पहला जो हमारा वर्ड आ जाता है वो जाना आ जाता है, जो कि अभी भी हम हिंदी या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा हमारा वर्ड है वो विश है। तो जो हमारा वेश्या वर्ड है वो विश से ही आया है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 6, और इसी के बारे में हम काफ़ी डिटेल तरीके से चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryans and call their opponents दासाज और दस्याज। और वो लोग जो इन हाइम्स को कंपोज किया करते थे वे खुद को आर्याज कहलाते थे और अपने अपोनेंट्स यानी जो उनके विरोधियों को दासाज या दस्यूस कहते थे। ये वो लोग होते थे जो किसी तरह की भी सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं करते थे और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। लेटर द टर्म दासा केम टू मीन स्लेव्स, और बाद में यही वर्ड जो हमारा दासा है वो स्लेव्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये स्लेव्स एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किए जाते थे, यानी इसका जो भी ऑनर होता था वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, और इतना ही नहीं, ऑनर जो भी काम करवाना चाहता था वो कुछ भी उससे करवा सकता था। जब सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट साइड में ऋग्वेदा कंपोज किया जा रहा था तो उसी टाइम पे दूसरे डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साइलेंट सेंटिनेल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, और ये जो हमारे स्टोन बाउल्डर्स होते थे वो मेगालिथ्स के नाम से जाने जाते थे, और ये लिटरली बड़े बड़े स्टोन्स हुआ करते थे। दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुली लोगों द्वारा अरेंज किए जाते थे जिससे कि जो ब्यूरियल साइट्स हैं उसको मार्क कर सके। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो, और लगभग 3000 साल पहले इन मेगालिथ्स कब्रों को बनाने की शुरुआत हुई। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स को हम मैप टू पेज नंबर 14 पे देख सकते हैं, जबकि कुछ मेगालिथ्स कब्रें वो हमें ज़मीन पर ही दिख जाती हैं और दूसरे मेगालिथ ब्यूरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, लेकिन कुछ मेगालिथ्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट्स को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा पत्थर भी मिल जाता है। These are the only indications that there are burials beneath. यही एकमात्र इंडिकेशन है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सभी कब्रों में जो मरे हुए लोग होते थे वो ख़ास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाते थे, और यही मिट्टी के बर्तन हमारे काले और लाल रंग के वेयर के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वीपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और कई बार हॉर्सेस के स्केलेटन भी मिल जाते थे, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। और इतना ही नहीं, कई बार कई ऑर्नामेंट्स गोल्ड और स्टोन के बने हुए भी इन कब्रों में आसानी से मिल जाते हैं।
आयरन इक्विपमेंट फाइंड फ्रॉम मेगालिथिक ब्यूरियल्स, और जितनी भी वो मेगालिथिक कब्रें हैं उनमें कुछ इक्विपमेंट्स मिले हैं। पहला तो हमारा ये आ जाता है जो हमारा है हॉर्स इक्विपमेंट, फिर ये उसके नीचे हमारा आ जाता है एक्सेस, फिर इस पिक्चर में हम इस डैगर को देख सकते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, और इन खबरों से हमें कई बार सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना होता है कि जो भी चीज़ें डेड पर्सन के साथ पाई जाती हैं वो उसी से बिलोंग करती होंगी, और कई बार कुछ ग्रेव में एक से ज़्यादा चीज़ें पाई गई हैं। फाइंड ब्राह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। हेयर 1 स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। तो अगर हम मैप 2 देखेंगे जो कि पेज नंबर 14 में है, तो वहाँ पर एक स्केलेटन मिला है जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल्स और दूसरी कई सारी शेल्स भी मिली हैं। इसके साथ ही अगर हम दूसरे स्केलेटन्स को देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बर्तन ही मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे भी जो लोगों का स्टेटस है उसमें काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था, यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। अब ये आ गया हमारा पेज नंबर 14 और ये मैप 2। तो इसमें अब हम ब्राह्मगिरी को देखेंगे। तो ये हमारा ब्राह्मगिरी आ गया। Were some burial spots meant for certain families? यानी कि क्या कुछ कब्रगाहें ख़ास परिवारों के लिए थीं। कई बार इन मेगालिथिक ब्यूरियल में से एक ही कब्र में से एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि एक ही फैमिली के मेंबर को अलग अलग टाइम पे इन एक ही कब्र में दफनाया गया होगा। The bodies of those who died later were brought into the grave through the porthole, यानी कि उन जगहों पर लोग कुछ पत्थरों को लेकर साइन स्पॉट्स बना लेते थे और फिर बाद में उसी साइन स्पॉट्स के मदद से दूसरे लोगों को वहाँ दफना दिया करते थे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव, यानी कि इनाम गाँव में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्यक्ति की कब्र। फिर से यहाँ आ जाता है फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम, और ये इनाम गांव भीम की एक ट्रिब्यूटरी घोड़ के किनारे पर बसा हुआ है। इस जगह पर लोग 3600 से 2700 ईयर्स पहले रहते थे। हेयर एडल्ट्स वो जनरली बरीड इन द ग्राउंड, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड आउटवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ पर अडल्ट्स को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज, और कई बार कई सारी कब्रें तो उनके घरों में ही पाई गई हैं। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और जो भी बर्तन उनके होते थे जिसमें खाने और पीने की चीज़ें रखी जाती थी वो उन डेड बॉडीज़ के साथ ही मिली हैं। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house in the center of the settlement. एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में मिट्टी के एक बड़े से जार में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा हुआ यह गांव घर के सबसे बड़े घरों में एक था। This house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. और उस मिट्टी के जार में जो डेड बॉडी पाई गई थी उसके पैर मुड़े हुए थे। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, यानी इनाम गांव में लोगों के क्या ऑक्यूपेशंस थे, वो किस तरह के काम को करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ बहुत सारे व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस और सीसम के सीड्स मिले हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो वो लोग फार्मर भी रहे होंगे, यानी वो लोग खेती बाड़ी भी करते होंगे, और इसके साथ ही वहाँ उन्हें दूसरे एनिमल्स के बहुत लार्ज नंबर पे बोन्स मिले हैं, तो जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो इनको एज अ फूड कंज्यूम क्या करते होंगे। और वहाँ पे जिन जानवरों के बोन मिले हैं वो है कैटल, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर एंड मंगोज। और इसके साथ ही वहाँ दूसरे बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रेब और फिश के बोन्स भी मिले हैं। देयर इज़ एविडेंस दैट फ्रूट्स सच अ बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। और दूसरे फ्रूट्स को कलेक्ट करने के एविडेंसेस भी मिले हैं, और वो फ्रूट्स हैं बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एक्सेट्रा। फिर हमारा सबसे लास्ट में ये एल्सवेयर आ जाता है। फाइंड चाइना इन योर एटलस। अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। लगभग 3500 साल पहले सबसे पहली राइटिंग की जो एविडेंस है वो चाइना में मिलती हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और ये राइटिंग्स एनिमल बोन्स पर की गई थी जिसको ओरेकल बोन्स कहा जाता है, बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और इन बोन का इस्तेमाल जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता था। और जैसे कि मैंने बताया कि इन बोन्स का इस्तेमाल जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता था, तो कई बार किंग्स उसमें ये क्वेश्चंस लिखवाते थे कि क्या वो बैटल को जीत जाएंगे।
क्या हार्वेस्ट अच्छा होगा? वुड दे हैव सन्स, क्या उनका कोई बेटा होगा? द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस लिखने के बाद में जो है उस बोन को फायर में डाल दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और जैसा कि होता है कि वो हीट की वजह से पूरी तरीके से क्रैक हो जाता था। फिर उसके बाद इन क्रैक्ड बोन्स को पढ़ा जाता था और फिर फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता था। राजा बड़े शहर के महलों में रहते थे। दे अमेज्ड वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ वेल्थ, और उनके पास बहुत सारे वेल्थ हुआ करते थे, इंक्लूडिंग लार्ज लेबोरेटरी डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल्स। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन, वो आयरन के इस्तेमाल को भी नहीं जानते थे। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरे चैप्टर्स को आप पढ़ने के लिए मुझसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।